कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आर की जो क्लास आज ना जो पॉलिटी की है, ये टॉपिक आपका अच्छी तरीके से एंड हो जाएगा। यानी यहाँ से इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, यानी जो पिछले 1773 से लेके 1853 तक, उसके बाद 1858 से लेके 1919 तक, उसके बाद 1935 का एक्ट, और ये अगर आज की क्लास, ये पिछली 4 क्लासेस से मान के चलिए 2 नंबर मान के चलिए, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको लगभग 2 नंबर देखने को मिलेंगे। और ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक रहता है बच्चों के लिए पढ़ने की दृष्टि से, क्योंकि कई बार क्या होता है, अब वो सोच नहीं पाते कि रटें क्या करें। देखो, आप किस चीज़ को ध्यान देना कि वो जो एक्ट वगैरह हैं उसको सिर्फ एज ए मतलब इंटरेस्ट की तरह लेना है आपको। यार अच्छा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस तरीके से हमारे संविधान के निर्माण में मतलब हम जो भूमिका निभाई कि हम किस तरीके से आज़ादी की ओर बढ़े, कैसे कैसे एक्ट आए और किस एक्ट में क्या प्रावधान किया था, उसके मुख्य मुख्य बिंदु आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। जब आप लोग इतना कर लेंगे तब जाके आपका 2 नंबर कहीं नहीं गया, ठीक है। प्रीलिम्स में भी लगभग 90 मार्क्स की आपकी प्योर जीएस आएगी विशुद्ध रूप से, ठीक है। और मेंस में भी लगभग 80 मार्क्स की आपकी जीएस आएगी। उसमें मुझे ये ध्यान है, जब विज्ञापन आपका आ जाएगा उसके बाद जो समय बचता है वो मैं आपको ऐसी चीज़ें पढ़ाऊंगा जो मुश्किल से कोई पढ़ाता है, लाइक साइंस। यानी साइंस के क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, 10-12 नंबर की साइंस आती है। करंट अफेयर लगभग 10 से 12 नंबर की आती है, तो 20 से 22 नंबर तो आपका साइंस और करंट अफेयर ही ले लेता है। तो विज्ञापन जब जारी हो जाएगा, भले 1 महीने बाद हो, 1.5 महीने बाद हो, आना श्योर है, ठीक है। और जितना मेरे ज्ञान में है, राजस्व परिषद के पदों पे इसमें काम चल रहा है, क्योंकि 3 आने वाले हैं। जैसे यूकेपीएससी से जो निकलेगा सचिवालय के लिए, लोक सेवा आयोग के लिए, और तीसरा जो संस्था है राजस्व परिषद, उसके भी पद इसमें इंक्लूड किए जा रहे हैं। तब जाके थोड़ा सा आपका विलंब हो रहा है, और जैसे ही वो अध्याचन बस रिलीज होना है, मतलब नोटिफिकेशन जारी होना है, उसके बाद समय नहीं मिलता। उसके बाद 70 डेज से पहले पहले आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, और वो सबसे बड़ा बैरियर है, उसी को क्रॉस करना है। क्योंकि मेंस के लिए हमारे पास जैसे ही प्री क्रॉस हो जाएगा, हम समझ जाएंगे कि यार हाँ कितना समय है, किस प्लानिंग के तहत चला। और मैं आपको अभी भी विश्वास दिला रहा हूँ, यूकेपीएससी के मेंस में सबसे आसान मेंस अगर कोई है वो आर का होता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। देखिए, आज हम लोग उससे आगे को देखेंगे। 1935 के एक्ट तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आज उस सीरीज का अंतिम एक्ट है, इसका नाम है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, यानी भारत शासन अधिनियम 1947 लिखो, ठीक है। लिखो भारत शासन अधिनियम, भारत, अच्छे से तैयार करना, ठीक है। और पढ़ना एक बहुत मतलब इस एटमॉस्फेयर के बावजूद अगर आप पढ़ ले रहे हैं और ज्ञान ले रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या है, यूजफुल चीज़ है। और ये आपको कहीं ना कहीं ज़िंदगी में काम आएगा, आपको सफल अगर बनाएगा तो यही चीज़ है आपका ज्ञान, ठीक है। कुछ नहीं भी होगा तो तजुर्बा होगा, कुछ नहीं यार पढ़ा तब भी लोगे बच्चों को, अपना पेट तब भी पाल लोगे, लेकिन सीख तो जाओ कम से कम। भारत शासन अधिनियम 1947, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1947, 1947 अंतिम यानी लास्ट एक्ट अपने आप में है भारत शासन अधिनियम 1947। देखिए, सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, भारत को जो बच्चों स्वतंत्रता मिली इसी अधिनियम के माध्यम से मिली। यानी अगर भारत अगर स्वतंत्र हुआ बोलता है किस अधिनियम के माध्यम से होता है, तो वो भारत शासन अधिनियम 1947 का ही क्या था, अपने आप में एक्ट था। अब देखना, ये जो था, ये जो अधिनियम था, ये जो ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था, यानी ब्रिटिश संसद में, यानी ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट थी वहां पेश कब किया गया था, 4 जुलाई 1947 को, ठीक है। ध्यान रखना है इसको, 4 जुलाई 1947 को इसको ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। कहाँ की संसद में, ब्रिटिश है, ठीक है, भारत की संसद में नहीं। जैसे ही पेश हुआ तो वहां जैसे हमारे देश में कोई कानून होता है, उसको लागू करने के लिए अंत में राष्ट्रपति के साइन चाहिए होते हैं, सेंटर पे राज्यपाल के स्टेट पे चाहिए ना, उसी तरीके से वहां पर राजशाही हुआ करती थी। राजशाही मतलब महारानी, अभी भी वही है, ठीक है। यानी वो राजवंश एक प्रकार से कह सकते हो। तो उसका इसको अप्रूवल मिला, यानी राजशाही की इसमें जो सहमति मिली, या राजशाही ने इसको संस्तुति दी 18 जुलाई 1947 को दी, ठीक है। लिखो, राजशाही की इसको संस्तुति यानी अप्रूवल, राजशाही की संस्तुति कब हुई इस पे, ये हुई बच्चों 18 जुलाई 1947 को, ध्यान रखना, ठीक है। ये 2 चीजें। थर्ड जो पॉइंट आता है वो क्या आता है, जब राजशाही की संस्तुति हुई तो ये लागू कब से हुआ,
ये लागू हुआ बच्चों 15 अगस्त 1947 को। यानी 15 अगस्त 1947 को जैसे ही ये लागू हुआ, उसी के तहत भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र डोमिनियन यानी दो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आए। ठीक है, 15 अगस्त 1947। तो पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, भारत जो स्वतंत्र हुआ यानी भारत को जो स्वतंत्रता मिली ब्रिटिश सरकार के किस एक्ट के माध्यम से मिली थी? भारत शासन अधिनियम 1947 को, जिसको ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया था पूछेगा, राजशाही की संस्तुति कब मिली पूछेगा, और इसको लागू कब किया गया था ये पूछेगा। अगर इससे ये क्वेश्चन पूछता है इसी वाले से कि इस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे, क्योंकि उस समय उस सरकार का प्रधानमंत्री का नाम पता होना चाहिए। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, दोनों तरीके से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना उस समय, क्योंकि सरकार का सबसे मुखिया जो होता है वहां पर प्रधानमंत्री होता है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री। यानी जब भारत आजाद हुआ उस समय ब्रिटिश का जो प्रधानमंत्री था उसका नाम था क्लीमेंट एटली। किसका था? क्लीमेंट एटली। ठीक है, लिखो ब्रिटिश प्रधानमंत्री, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। क्लीमेंट एटली जो थे ब्रिटिश के क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे जब भारत स्वतंत्र हुआ, यानी भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली। इस बंदे ने यानी ब्रिटिश प्रधानमंत्री इसी ने घोषणा की थी कि हम 30 जून 1947 को, मतलब 30 जून 1947 तक भारत को क्या कर देंगे? सत्ता हस्तांतरित कर देंगे। लेकिन 30 जून न करके फिर कब तक की? 15 अगस्त को। ठीक है, इसकी घोषणा के तहत हुआ था। इसने क्या किया था? 20 फरवरी 1947 की इसकी घोषणा थी। ठीक है, कि इसकी घोषणा थी कि हम लोग जो है अपने आप में भारत को सत्ता हस्तांतरित कर देंगे। क्लीमेंट एटली की घोषणा थी, 20 फरवरी 1947 को इसने घोषणा की। उसके बाद ये सारा प्रोसेस होता है। आपको ये नहीं याद नहीं रखना, आपको सिर्फ याद रखना कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री उसके समय कौन थे। ठीक है, अब देखो मेन चीज क्या होती है बच्चों, इस एक्ट को पारित होने से पहले भारत में एक संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का मुख्य काम था कि स्वतंत्र भारत के लिए यानी भारत के लिए एक संविधान का गठन किया जाए। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि अब वो तो अगला टॉपिक है ही हमारा संविधान सभा ही नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो वहां पे समझ जाओगे। कभी क्वेश्चन आता है कि भारत का जो संविधान बना था वो किसने के द्वारा बनाया गया था? संविधान सभा। उसमें कुछ मेंबर हुआ करते थे, अलग अलग प्रांतों से आए थे, उनको ये अधिकार दिया गया था तो अपने देश के लिए आप संविधान बनाइए। वो अभी हमने देखना नहीं है। ठीक है, अब देखिए जब ये सब चीजें होती है, ये सब घटनाक्रम होता है, तो 3 जून 1946 को ब्रिटिश ने एक घोषणा की। उसने क्या कहा? उसने कहा जो संविधान सभा होगा उसके द्वारा बनाया गया संविधान वहां लागू नहीं होगा, जो इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपको एक चीज बताता हूं, देखो आपको ये पता होना चाहिए, इसको साइड में लिख देना। संविधान सभा यानी संविधान सभा का गठन, इसका जो गठन हुआ था ये हुआ था 1946 में। ठीक है, और इसी संविधान सभा ने क्या करना था? भारत का संविधान बनाना था। और ये जो संविधान बनेगा भारत का, जो लागू होगा, तो क्योंकि भारत उस समय क्या था? भारत जैसा आज है वैसा नहीं था, उसमें देशी रियासतें हुआ करती थी। और उस समय ब्रिटिश ने एक घोषणा और कर दी कि जो ये संविधान सभा द्वारा संविधान बनाया जाएगा, अगर कोई उसको स्वीकार नहीं करना चाहता है तो उसके लिए कंपलसरी नहीं है कि वो उसको संविधान को क्या करे? स्वीकार करे। यानी 3 जून 1946 को ब्रिटिश ने घोषणा कर दी, जैसी संविधान सभा गठित बनी 3 जून 1946 को ब्रिटिश के द्वारा घोषणा की गई कि जो इस संविधान सभा द्वारा बनाए गए संविधान को स्वीकार नहीं करना चाहता है उसके लिए वो कंपलसरी नहीं होगा कि वो उसको क्या करे? स्वीकार करे। ठीक है, इसके बाद यहां लिख देता हूं, लिखो आप लोग इसी संविधान सभा के नीचे लिखो 3 जून 1946 को ब्रिटिश ने घोषणा की कि संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान वहां लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करना चाहते। ठीक है, देखना अभी बताता हूं क्या कहना चाह रहा मैं। ठीक, आपको ये पता चल गया संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 में। उसी के नीचे लिखो 3 जून, संविधान सभा का गठन जहां पे लिखा ना उसके नीचे लिखो 3 जून 1946 को ब्रिटिश ने घोषणा कर दी, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश ने क्या कर दी? घोषणा कर दी। और घोषणा क्या की? संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान वहां लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करना चाहते। ठीक है, यानी संविधान सभा जो कानून बना रही है, यानी देखो संविधान सभा द्वारा, पूरा लिखना आप लोग। ठीक है, संविधान सभा द्वारा बनाया गया कानून वहां बनाया गया संविधान वहां लागू नहीं जो इसे स्वीकार नहीं करना चाहते, जो इसे स्वीकार नहीं करना चाहते। ठीक है, नहीं करना चाहते
वहां लागू नहीं होगा, ठीक है। यदि संविधान ब्रिटिश ने घोषणा कर दी, जैसे ही ब्रिटिश ने घोषणा कर दी उसके बाद क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज 3 जून 1947 को एक माउंटबेटन योजना प्रस्ताव लेके आती है। यानी इस 3 जून 1946 को जो ब्रिटिश के द्वारा घोषणा की गई है, इसके बाद जो अगला घटनाक्रम होता है वो होता है इसके जस्ट एक साल बाद, यानी 3 जून 1947 को ब्रिटिश का भारत में गवर्नर होता है लॉर्ड माउंटबेटन। इसने एक योजना लाई, लॉर्ड माउंटबेटन योजना, ठीक है। इसी लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत का क्या हुआ, विभाजन हुआ। अगर कोई भी क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत का विभाजन इसमें से किस योजना के तहत हुआ, यानी भारत और पाकिस्तान जो अलग अलग राष्ट्र जो बनते हैं वो किस योजना के तहत बनते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन योजना। यानी ये वाइसराय थे, इसकी एक अपनी मतलब गवर्नर था, इसकी अपनी एक प्लानिंग थी कि हम इस तरीके से ये काम करेंगे, और उसी को क्या बोला जाता है, भारत का विभाजन। यानी किस अपने आप में योजना के तहत हुआ, अगर क्वेश्चन पूछता है लॉर्ड माउंटबेटन योजना। और ये योजना कब की है, 3 जून 1947 की है, ठीक है। और ये अपने आप में भारत स्वतंत्र व इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है और मुस्लिम लीग ने इसको स्वीकार कर लिया। यानी इसने जो लॉर्ड माउंटबेटन योजना है इसमें भारत का विभाजन हो गया, और भारत का जैसे ही विभाजन हुआ भारत क्या हो गया, इसी योजना के माध्यम से स्वतंत्र। भारत इस योजना के माध्यम से क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ। और इसकी जो योजना थी वो मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर ली। वो यहाँ नहीं जानना, वो हम कहाँ जानेंगे जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ एक संविधान सभा की ओर आ रहे हैं, उसके बाद प्रॉपर्ली पॉलिटी शुरू हो जाएगी। देखिए आपको यहाँ क्वेश्चन क्या देखना है, भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ, भारत का विभाजन जो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ उसका कब उसकी घोषणा हुई थी, और ये भारत इससे क्या हो गया था बच्चों, स्वतंत्र हो गया था, ठीक है। अब आते हैं हम मेनली इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए थे, यानी 1947 का जो एक्ट है उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे, उसमें कुछ पॉइंट हम लोग देखेंगे। लिखना कम है, खाली इसको सुने रहना है, ठीक है, ध्यान से सुने रहना, क्योंकि पेपर में जो आपका आएगा वो फैक्ट ही आएगा और जो सुनने वाली चीज है वो हमें देखनी है, ठीक है। एक्ट में क्या प्रावधान किया गया बच्चों, एक्ट में, ठीक है, यानी जो 1947 का मैंने ऊपर एक्ट हेडिंग लिखवा रखी है उसमें क्या प्रावधान था वो देखिए। पहला था कि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राज्य बना दिया जाएगा, यानी 15 अगस्त 1947 तक भारत क्या हो जाएगा, स्वतंत्र व संप्रभु। स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट, व संप्रभु, संप्रभु मतलब संप्रभु मतलब होता है सोवरेन, ठीक है। सोवरेन मतलब जब किसी राष्ट्र को मतलब जो राष्ट्र है वहाँ के जो सरकार है उसको कंप्लीट पावर आ जाएगी, किसी विदेशी शक्ति या विदेशी दबाव में या उसके प्रेशर में अगर काम नहीं करता, अपने बाउंड्री के अंदर, अपने राष्ट्र के अंदर अपने लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार या वहाँ जो सत्ताधारी है वो अपने स्वतंत्र रूप से अगर शासन करते हैं तो उसको सोवरेन कंट्री बोलते हैं, ठीक है। संप्रभु यानी किसी दूसरे की गुलामी न होकर, किसी दूसरे के दबाव पे न काम करके अपना जो एक राष्ट्र के रूप में काम करेंगे, इस एक्ट के माध्यम से इसको कहा गया, ठीक है। इसके एक्ट के माध्यम से ही भारत व पाकिस्तान दो संप्रभु राष्ट्र बने, भारत प्लस पाकिस्तान दो राष्ट्र यहां से बन गए, ठीक है। दो स्वतंत्र राष्ट्र इसी एक्ट के माध्यम से सामने आते हैं, ठीक है। 1947 के एक्ट के माध्यम से ही भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों का अस्तित्व होता है, ठीक है। तीसरा, वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया बच्चों। वायसराय जो था उसका पद अगर समाप्त किया गया वो इसी एक्ट के माध्यम से किया गया, और इसकी जगह पे जो है गवर्नर जनरल उस पुनः कर दिया गया, और उसकी जो नियुक्ति होती थी वो कैबिनेट की सिफारिश से ब्रिटिश ताज के द्वारा की जाती थी। यानी वायसराय पद समाप्त कर दिया गया, इतना लिखो। इसके स्थान पर गवर्नर जनरल का पद स्वीकृत किया गया, गवर्नर जनरल, ठीक है, पद स्वीकार किया गया, गवर्नर जनरल पद स्वीकार किया गया, ठीक है। इसकी नियुक्ति कौन करता था वो छोड़ दीजिए, वो आपको नहीं पढ़ना है। और ऐसा भारत का, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर लिखो, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर बना लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। और स्वतंत्र भारत का यहाँ अगला लिखो यहीं पे, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर पूछेगा, इंडियन, प्रथम भारतीय गवर्नर लिखो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है। क्या लिखोगे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इधर लिख देता हूं दिख जाएगा ना, हाँ, सी राजगोपालाचारी लिखो, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी,
गोपालाचारी, इनको क्या बनाया गया स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल पूछता है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर पूछता है तो लॉर्ड माउंटबेटन, और इसी एक्ट के माध्यम से इसका पद समाप्त कर दिया। ठीक है, अब क्या था बच्चों, इसमें एक और पॉइंट जोड़ा गया, जो संविधान सभा थी, वो जो संविधान सभा थी उसको अधिकार दिया गया कि वो संविधान बनाए, उसको अपनाए या ब्रिटिश कानून को निरस्त करे। यानी संविधान सभा जो थी अपने आप में एक प्रकार की संसद बन गई। यानी संविधान सभा अगर कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत की प्रथम संसद किसे माना जा सकता है, यानी स्वतंत्रता से पूर्व अगर भारत की कोई प्रथम संसद थी वो संविधान सभा ही थी। ठीक है, यानी अगर हम जो आज लोकसभा राज्यसभा देख रहे हैं बाद में बने थे, लेकिन प्रथम अगर संसद जिसको कहा जाए भारत की प्रथम संसद एक प्रकार की कौन थी, उस दौरान संविधान सभा थी, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी जो संविधान का निर्माण कर रही थी। और इस संविधान सभा को ये राइट था कि वो क्या करे, अपने देश के लिए कानून बनाए, उसको लागू करवाए, या अपने आप में क्या करे, मतलब संविधान बनाए या कहीं से अपनाए या ब्रिटिश कानून को निरस्त करे। इसका काम क्या था, अपने देश हेतु या तो ये संविधान बनाए या इसको कहीं से अपनाए, किसी देश का अपनाए जहां से लेना है। ठीक है, और या ब्रिटिश कानून को निरस्त करे, जो इसको लागू नहीं करना है, ब्रिटिश कानून को निरस्त करे। सारे के सारे अधिकार किसको दिए गए, संविधान सभा को दिए गए, और इसी ने हमारे देश का क्या बनाया था, संविधान बनाया था। ठीक है, इसके अलावा इस एक्ट में आपने एक पद बताया था मैंने, भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, उसका पद समाप्त कर दिया। भारत सचिव पद क्या हो गया, समाप्त कर दिया। किस एक्ट के माध्यम से, 1947 के एक्ट के माध्यम से। ठीक है, अब मेन चीज आती है बच्चों, ब्रिटिश जो संप्रभुता है, देसी रियासत भी यहां से स्वतंत्र हो गए। लिखो, देसी रियासत स्वतंत्र, देसी रियासत स्वतंत्र होगी। ठीक है, देसी रियासत मतलब ऐसे पार्ट जो ब्रिटिश की निगरानी में रहते हुए राजा महाराजाओं के द्वारा शासन जहां पे चलाया जाता था, जिसमें एक टिहरी रियासत भी थी, जूनागढ़ थी, हैदराबाद थी, वहां भी ब्रिटिश की संप्रभुता सोवरेनिटी खत्म होके इनको क्या दे दी गई, स्वतंत्रता दे दी गई, देसी रियासत स्वतंत्र हो गए। अब देखिए, देसी रियासतों से ये कहा गया कि जो संविधान, क्योंकि देखो भारत का विभाजन हो रहा था, एक था इंडिया, एक है पाकिस्तान। ठीक है, यानी एक इंडिया हो रहा था, एक पाकिस्तान के रूप में हो रहा था। तो इंडिया और पाकिस्तान के रूप में अगर भारत का विभाजन हो रहा था तो इनका क्या होता, जो देसी रियासतें थी, इनसे ये कहा गया चाहे तो आप इंडिया में शामिल हो जाओ, चाहे तो आप पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, चाहे तो आप स्वतंत्र हो जाओ। तीन ऑप्शन दिए गए थे, इसको समझने की बात है। ठीक है, यानी इन देसी रियासतों से कहा गया कि या तो आप भारत में शामिल हो जाइए, या आप पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, या आप स्वतंत्र रहिए। अधिकांश ने क्या किया, भारत में शामिल होना उचित समझा, और कुछ ने पाकिस्तान में, लेकिन कई 2-4-5 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने कहा ना हमें ना भारत में पाकिस्तान शामिल होना है, ना पाकिस्तान में शामिल होना है, हमें स्वतंत्र रहना। उन्हीं में से हैदराबाद का नाम सुना होगा आपने, कश्मीर वगैरह का नाम सुना होगा, इसके अलावा जो जूनागढ़ का नाम सुना होगा आपने, 2-4 थे, वो हिस्ट्री के अंदर मैं पढ़ाऊंगा। तो आप लोग ये सब अभी यही पॉइंट याद रखना है कि देसी रियासत जो होगी उस पर संप्रभुता जो थी ब्रिटिश की, वो क्या होगी, समाप्त होगी। ठीक है, अब इनसे ऑप्शन दिया गया था देसी रियासत, या तो ये कहां शामिल होंगे, इंडिया में या पाकिस्तान में, या स्वतंत्र रहेंगे। ठीक है, इन तीनों में से इसको ऑप्शन दिया गया था, जो इनको पसंद है वो अपने आप में ही करेंगे, इंडिया, पाकिस्तान या स्वतंत्र रहे, जो भी अपने आप में करते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोनों देश अपने आप में क्या बनाएंगे, संविधान सभा, मतलब अपने देश की संविधान सभा के माध्यम से क्या करेंगे, अपने देश में संविधान का निर्माण करेंगे। ये हमारा बेसिकली एक्ट से संबंधित था। ठीक है, तो अब आपको इस एक्ट के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। अब वो कॉमनवेल्थ वगैरह, ये वो ऐसा फलाना फलाना इतनी चीजें हैं, वो सब चीजें मैं यहाँ से नहीं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, इससे आगे आप लोगों को क्या करना है, देखने की किस तरीके से उसको देखें। देखिए, ये मेन चीज क्या है, यहाँ से जो एक्ट है उसमें बहुत नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हाँ इस डेट को पारित हुआ, यहाँ गया था, इसी के माध्यम से भारत पाकिस्तान जो है अपने आप में पृथक राष्ट्र बने थे, यानी स्वतंत्र हुए थे, और संविधान सभा को अधिकार दिया गया था कि वो संविधान बनाए, उसको पावर दी गई थी, और बहुत इसके बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपके एग्जाम में आएगा नहीं। यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि भारत और पाकिस्तान जब विभाजित हुए कि कौन सी सीमा, कितनी बाउंड्री इंडिया की होगी, कहाँ से पाकिस्तान लागू होगा, इसके निर्धारण के लिए एक आयोग बनाया गया एक अध्यक्षता में, उसका नाम था रेडक्लिफ। तभी आपने सुना होगा रेडक्लिफ रेखा किस किस के बीच है ना, वो रेडक्लिफ इसी की वजह से आता है। ठीक है, तो लिखो सीमा निर्धारण किसकी अध्यक्षता में किया गया था, भारत व पाकिस्तान का सीमा निर्धारण, इंडिया प्लस पाकिस्तान
सीमा यानी जो बाउंड्री होती है उसको निर्धारण यानी उसको निर्धारित करने वाली जो आयोग था उसका अध्यक्ष कौन था? रेडक्लिफ। यानी रेडक्लिफ की अध्यक्षता में क्या हुआ था? ये अध्यक्ष थे, ठीक है, अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता के बावजूद क्या हुआ? रेडक्लिफ की अध्यक्षता के बाद इंडिया और पाकिस्तान की भी सीमा का निर्धारण करने के लिए आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पीछे छूट गया था, भारत में जो बजट व्यवस्था शुरू हुई थी 1860 से हुई थी, ये लिख देना, ठीक है। भारत में बजट व्यवस्था, भारत में बजट व्यवस्था भी इन्हीं की देन है 1860। इतना ही आपको इस इन एक्ट के बारे में देखना है। इसी के साथ आपका ये एक्ट वाला पोर्शन क्या होता है? एंड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक टॉपिक है आपका, क्योंकि देखिए ब्रिटिश ने जैसे ही भारत को सपोज, चलो अब सब छोड़ दो, ये मान के चलो भारत को सत्ता हस्तांतरित हो गई, ठीक है, भारत को सत्ता मिल गई। अब ब्रिटिश यहाँ से मतलब धीरे धीरे जाने लगे एक प्रकार के बोझा बिस्तरा पकड़ के। तो जब ब्रिटिश ने भारत को सत्ता दी होगी, क्या डायरेक्टली गवर्नमेंट का गठन हो जाएगा, सीधे गवर्नमेंट बन जाएगी? ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तब तक जब तक कि प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं बनती, एक टेम्पोररी हमें व्यवस्था करनी होती है, यानी एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। यानी संविधान सभा जब बन रही थी 1946 में, उस जो संविधान बनाने का काम कर रही थी, उसी दौरान तब तक का शासन चलाने के लिए, जब तक कि भारत प्रॉपरली संविधान लागू न कर दे, इलेक्शन के बाद सरकार का गठन न हो जाए, जो भी है, यानी स्वतंत्रता से पूर्व एक अंतरिम सरकार, अंतरिम आपने सुना होगा नाम, अंतिम अलग होता है, अंतरिम अलग होता है, ठीक है। अंतरिम अलग होता है, अंतिम अलग होता है, ठीक। अंतरिम का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखिए पहले भी मैंने आपको बता रखा है, अंतरिम बच्चों एक प्रकार की प्रॉपर व्यवस्था होने से पूर्व एक टेम्परेरी व्यवस्था आप लोग कह सकते हैं इसको। जैसे सपोज मैं आपको ये कहूं, अगर किसी, जैसे हमारा ऐसा है कंडीशन, देखिए माना लिख दिया मैंने, ठीक है। सपोज जून में बजट पास होना है, सपोज, ठीक है, जून में क्या होना है? बजट पास होना है, सपोज कर लो, ठीक है। और तब तक जैसे आप लोग जानते हैं जून में बजट पास होना और सरकार का गठन नहीं हुआ, चुनाव वगैरह चल रहे हैं, जो भी इलेक्शन वगैरह हुए, अब नई सरकार जैसी चुनाव में जीत के आई, अब उसको बजट पास करना है जून में, लेकिन उससे पहले का जो टाइम है, सपोज मई है, अप्रैल है, तो मार्च है, इन महीनों का जो खर्चा होगा वो कहाँ से चलेगा? बजट कहाँ से? तो यहां से यहां जाने तक जो बजट की व्यवस्था की जाएगी उसको बोला जाएगा अंतरिम बजट। यानी सरकार गठन से पूर्व जो बजट पेश किया गया, एक व्यवस्था की गई ताकि जब सरकार प्रॉपरली गठित हो जाए वो प्रॉपर तरीके से बजट पेश किया जाए अंतरिम। इसी प्रकार से भारत में जब संविधान सभा का गठन हुआ था, संविधान सभा के गठन के उपरांत जब तक प्रॉपरली सरकार नहीं बन जाती है, इलेक्शन हो या किसी भी माध्यम से, एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, ठीक है। उस अंतरिम सरकार में क्या पूछता है, मैं आपसे पूछता हूं, बताता हूं एग्जाम में क्वेश्चन क्या आते हैं। अंतरिम सरकार में कौन सा विभाग किसके पास था? तो हेडिंग डाल लीजिए अंतरिम सरकार कब की? 1946 में इसका गठन हुआ था। 2-4 बड़े मंत्रालयों के नाम बताऊंगा मैं, उसका मंत्री कौन था ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पहला मंत्रालय लिख लो आप लोग, विदेश, राष्ट्रमंडल प्लस विदेश। राष्ट्रमंडल मतलब कॉमनवेल्थ है, ठीक है, राष्ट्रमंडल मामले प्लस विदेश मामले। राष्ट्रमंडल क्या था बच्चों? जो ब्रिटिश राष्ट्र, आपने आज भी देखा होगा ना, जैसे कॉमनवेल्थ गेम होते हैं वो यही से संबंधित है। यानी ब्रिटिश ने जिन जिन राष्ट्रों पे अधिकार किया था, जिन जिन राष्ट्रों ने ब्रिटिश के जो अधीन रहे थे, उनका बाद में एक ऑर्गेनाइजेशन बना, उसको बोला गया राष्ट्रमंडल, यानी कॉमनवेल्थ है। वो क्या हो रहे थे, स्वतंत्र होने के बाद ब्रिटिश ने कहा अगर आप लोगों को शामिल होना है इसमें तो हो जाइए, और उसी के तहत आप लोग देखते होंगे आजकल कॉमनवेल्थ गेम होता है, राष्ट्रमंडल खेल। उसमें नोट किया आपने, कभी अमेरिका ने भाग लिया या कभी आपने देखा वहाँ इस टाइप के भाग ले रहे, उसमें सिर्फ वो कंट्री भाग लेती हैं जो ब्रिटिश के अधीन रहे होते हैं, यानी ब्रिटिश के अंडर रहे होते हैं। लाइक इंडिया है, लाइक आपका ये कौन ऑस्ट्रेलिया है, या आपका न्यूजीलैंड है, कनाडा है, ये सब कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं जो कि ब्रिटिश के अंदर रहे होते हैं। तो ये राष्ट्रमंडल मामले और विदेश मामले जो देख रहे थे वो था नेहरू जी के पास। कौन? जवाहरलाल नेहरू लिख देना, ठीक है। अगर पूछेगा अंतरिम सरकार में राष्ट्रमंडल मामले या विदेश मामले किसके पास थे? जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा एक और आता है गृह प्लस यानी होम मिनिस्ट्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण, सूचना एवं प्रसारण। ये जो मिनिस्ट्री थी ये थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास, ठीक है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास थी। इसके अलावा एक और मिनिस्ट्री आती है, उसको बोला जाता है खाद्य एवं कृषि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खाद्य एवं कृषि। अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन था, क्वेश्चन ऐसे आता है, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जी, भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी आप लोगों ने सुना होगा, राजेंद्र प्रसाद जी, जो फूड और जो अपने आप में एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे। कहाँ, अंतरिम सरकार में, ठीक है। इसके अलावा एक डिफेंस आता है, रक्षा कौन था, रक्षा मंत्री कौन था, सरदार बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह, ठीक है। सरदार बलदेव सिंह के पास क्या था, डिफेंस था। इसके अलावा एक श्रम आता है, लेबर मिनिस्ट्री, बाबू जगजीवन राम इनका नाम है, ठीक है, जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम जी का के पास क्या था, श्रम मिनिस्ट्री थी। एक आता है फाइनेंस, वित्त, लियाकत अली, बहुत इंपॉर्टेंट है भी, क्या लिखोगे अपने आप में, लियाकत अली खां, लियाकत अली खां। ये वो नहीं है, ठीक है, ये कौन सा है, ये अंतरिम सरकार का है, ये प्रथम कैबिनेट अलग है। इसके अलावा आता है बच्चों एक शिक्षा व कला, वो थी राजगोपालाचारी के पास, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, शिक्षा और कला यानी एजुकेशन एंड आर्ट, शिक्षा प्लस कला, ये थी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, लिखो लाचारी, ठीक है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के पास की थी शिक्षा और कला डिपार्टमेंट था। इसके अलावा दो और आते हैं, एक लिखो मतलब अपने आप में स्वास्थ्य, एक लिखो, वैसे स्वास्थ्य विधि लिखने की जरूरत नहीं है, शिक्षा और कला लिख लो। एक अंतिम लिख लो आप, रेलवे और परिवहन, आसफ अली के पास था, रेलवे एवं परिवहन, रेलवे व परिवहन, आसफ अली, आसफ अली। ये भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और खासकर ये बहुत आते हैं, ये और ये चार बहुत ज़्यादा मैंने एग्जाम में देखे हैं कि अंतरिम सरकार में किसके पास कौन सा मंत्रालय था, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। बाकी इसके अलावा दो लिखा रहा हूँ, उसको उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एक स्वास्थ्य लिख लो, एक विधि लिख लो। स्वास्थ्य था बच्चों गजनफर अली खां और विधि था जोगेंद्र नाथ मंडल, विधि मतलब कानून मंत्री, ठीक है, जोगेंद्र नाथ मंडल। ये कई लोग इसको अंबेडकर जी लगाए जाते हैं, वो अंबेडकर जी स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में थे, जोगेंद्र नाथ मंडल, जोगेंद्र नाथ मंडल, ठीक है। ये कौन थे, विधि मंत्री थे। और स्वास्थ्य अगर चाहो तो लिख लो, वरना छोड़ दो। अगर आपको लिखना है तो स्वास्थ्य लिख लो, क्या लिखोगे, गजनफर अली खां, गजनफर अली खां, स्वास्थ्य लिखो गजनफर अली खां, गजनफर अली खां। अब देखना ध्यान से, ये था अंतरिम सरकार। क्वेश्चन कैसे आता है ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन आता है अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि विभाग मंत्री कौन था, या अंतरिम सरकार में विदेश मामला कौन देख रहा था, या अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन था, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखना। लेकिन जब अंतरिम सरकार का गठन इसने कर लिया, स्वतंत्र भारत हुआ, तो पहली कैबिनेट बनी थी। जैसे कैबिनेट मंत्री होते ना, आजकल भी चल रहा, लेकिन हमेशा ध्यान रखना पहली कैबिनेट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लिखो स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में मंत्री, ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल लिख लो आप लोग ऐसे, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, यानी जब भारत आजाद हुआ उसका पहला जो कैबिनेट था उसमें कौन से डिपार्टमेंट किसके पास है, लगभग सिमिलर हैं और ये मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको ध्यान रखना, ठीक है। देखो प्रधानमंत्री कौन था, विदेश मामले किसके पास थे, फॉरेन, राष्ट्रमंडल मामला किसके पास था, राष्ट्रमंडल, यानी अपने आप में प्रधानमंत्री, विदेश मामले और राष्ट्रमंडल और वैज्ञानिक शोध, क्योंकि विज्ञान से संबंधित हमेशा प्राइम मिनिस्टर के पास ही रहता है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। वैज्ञानिक शोध प्राइम मिनिस्टर के पास ही रहते हैं डिपार्टमेंट। ये थे सब जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, नेहरू जी का नाम इसमें आता है, इसको ध्यान रखना। सेकंड बच्चों आता है अपने आप में गृह, ये पता ही लगभग सेम है, ठीक है, सूचना एवं प्रसारण, यानी अपने आप में इंफॉर्मेशन एंड ब्यूरो, ठीक है, सूचना एवं प्रसारण, ब्रॉडकास्टिंग, सूचना एवं प्रसारण। और राज्यों के मामले, राज्यों के मामले जो देशी रियासत थी ना, देशी रियासत, उनसे संबंधित जो मामले थे, यानी राज्य मामले लिखो, ये सब के सब किसके पास थे, अपने आप में राज्य मामले, ऐसे लिख दो, राज्य मामले, ये सब के सब किसके पास थे, अपने आप में पटेल जी के पास, ठीक है, ये लगभग सेम है। तीसरा भी लगभग सेम है, क्या, खाद्य एवं कृषि, ये राजेंद्र प्रसाद जी के पास, खाद्य प्लस कृषि मंत्री कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। मेन बड़े डिपार्टमेंट लिखाऊंगा, सब नहीं लिखा रहा है, ठीक है, राजेंद्र
प्रसाद जी के पास थे, खाद्य एवं कृषि, और क्वेश्चन आता है यहाँ से पेपर में, ठीक है। इसके बाद एक आप लोग लिख लीजिए शिक्षा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, बहुत पेपर में आता है। स्वतंत्र भारत प्रथम कैबिनेट मंत्री कौन थे, यानी स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी पूछता है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये पहले क्या थे अपने आप में स्वतंत्र भारत के एक प्रकार के शिक्षा मंत्री, ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए आप लोग रेलवे एवं परिवहन, जॉन मथाई, रेलवे मंत्री पूछता है, रेलवे एवं परिवहन, जॉन मथाई लिखो, जॉन मथाई थे, ठीक है। रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे, जॉन मथाई थे। नेक्स्ट लिखना है आपको फाइनेंस किसके पास था, वित्त मंत्री कौन थे, ये थे बच्चों आर के षणमुगम शेट्टी, ठीक है। लिखो आर के षणमुगम, आर के षणमुगम शेट्टी जी कौन थे, फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री थे, ठीक है। नेक्स्ट लिखना है आपको विधि, श्रम और शिक्षा, विधि लिखो बाबू जगजीवन, विधि सॉरी अंबेडकर जी, ठीक है, यानी कानून मंत्री कौन थे, बी आर अंबेडकर जी लिखो। श्रम मंत्री वही थे, बाबू जगजीवन राम, जगजीवन राम। और रक्षा लिखे, रक्षा मंत्री डिफेंस, सरदार बलदेव सिंह वही थे, ठीक है, सरदार बलदेव सिंह। यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैं लिखा रहा हूँ आपको, एक न एक पूछता है, अधिकांश देखना आप लोग, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये ग्रुप सी में भी आता है, ये यूकेपीएससी में आता है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा रहते हैं, ठीक है। लास्ट के दो लिखो, एक स्वास्थ्य लिखो राजकुमारी अमृत कौर, और एक उद्योग लिखो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। स्वास्थ्य लिखो राजकुमारी अमृत कौर, इधर लिख देता हूँ, ठीक है, एक मिनट, स्वास्थ्य लिखता हूँ राजकुमारी अमृत कौर, क्या लिखोगे, स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, राजकुमारी अमृत कौर, स्वास्थ्य कौन थी, राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर। और लास्ट लिखना है आपको उद्योग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे। और एक दो बार लगता है इसको टफ पढ़ने में कि यार कैसे याद होंगे, बट धीरे धीरे अगर एक दो बार रिवाइज करोगे आपको अच्छे से याद आ जाएंगे, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। तो ये थे आपके स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, और इसी के साथ आपका एक बहुत लेंदी और सबसे लेंदी मेरी नज़रों में जो टॉपिक है वो एंड हो गया। अब क्या होगा, टॉपिक टुकड़ों में चलेंगे, यानी छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत तेजी से चलेंगे वो, उसमें आपको दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि ये समझाना बहुत जरूरी था। होमवर्क लिख लीजिए आज का पूरा लुसेंट से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेके 1947 तक के एमसीक्यू लुसेंट से, घटना चक्र जिससे भी है, ठीक है, ये कंप्लीट करना। उत्तराखंड में परीक्षावाणी पहले के दो चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड, इसके सारे के सारे एमसीक्यू और इसके क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उत्तराखंड में ये वाला पोर्शन आप अच्छे से अगर देख लोगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी जो पहला चैप्टर मैंने हिस्ट्री का कराया था इंडस वैली सिविलाइजेशन, इससे एमसीक्यू ल्यूसेंट से, अगर इतना आप काम कर लोगे तो 2 से 5 नंबर आपके बन जाएंगे, किसमें, यूकेपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में 2 से 5 नंबर का पोर्शन आपका ये तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसको कर लेना रिवाइज, फिर मिलता है अगले सेशन में, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।